Hello students, good morning to all of you. Today in this video lecture we are going to discuss about the remaining portion of topic amino acid. हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे थे और बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था अमीनो एसिड्स का, और उसमें क्या क्या बताया था उसका एक शॉर्ट रिकैप आपको दे देता हूँ कि अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो बायोपॉलीमर्स होते हैं. प्रोटीन्स आर जनरली बायोपॉलीमर्स which are made up of अल्फ़ा अमाइनो एसिड. यानी किस कंपाउंड से मिलके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ द अल्फ़ा अमाइनो एसिड. अल्फ़ा अमाइनो एसिड आर द कंपाउंड्स इन विच बोथ अमीन दैट इज NH2 एंड acid that is carboxylic acid group are present on the same carbon. On this carbon which is known as alpha carbon पे ही दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एसिड ग्रुप भी और बेस ग्रुप भी. इन कंपाउंड्स को जनरली हम अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं. अल्फा अमीनो एसिड्स की रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं आपके प्रोटीन्स. ओके, इसके बाद मैंने बोला था इस आर ग्रुप की अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज करते हुए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स मिल सकती हैं. लगभग 20 नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड होते हैं. 20 नेचुरल अमीनो एसिड्स आपकी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर? 20 में से अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो 3 अमीनो एसिड आपके एसिडिक होते हैं, ठीक है, 3 आपके बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं और बच गए आपके 14 अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं. न्यूट्रल अमीनो एसिड आपके 14 होते हैं. यानी अगर आपका ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, इसके बाद अगर आर ग्रुप में कोई भी एसिड कंपाउंड आ जाए, एसिडिक ग्रुप आ जाए तो पूरा मॉलिक्यूल एसिडिक हो गया. आर ग्रुप अगर आपका बेसिक ग्रुप को कंटेन करता है तो पूरा कंपाउंड बेसिक हो गया, और आर ग्रुप में कुछ भी एसिड और बेस नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड मिलेगा. इसी तरीके से असेंशियल और नॉन एसेंशियल मीन्स दीज अमीनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी एंड नो नीड टू टेक एज ए न्यूट्रिशन. उनको न्यूट्रिशन की फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं होती. नॉन एसेंशियल. असेंशियल वो हैं जो ह्यूमन बॉडी नहीं बना सकती और उनको हमें फूड की फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो टोटल 20 में से 10 आपके असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, तो 10 आपके नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं. इसके बाद ये कहता है प्रोटीन्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन. इफ ए प्रोटीन कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन तो उसको बोलेंगे कंप्लीट प्रोटीन. और अगर किसी प्रोटीन में वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं है जो ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड है, इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है. ठीक है. उसके बाद मैंने बोला था अमीनो एसिड्स जनरली आपका एक आयोनिक फॉर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लाइक दिस, कि आपका NH2 बेसिक ग्रुप है सो इट कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, COOH इज एसिडिक ग्रुप सो इट कैन लॉस H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन लॉस होने के बाद ये ग्रुप एग्जिस्ट करेगा एज NH3 पॉजिटिव में. और नीचे ये इसने H पॉजिटिव लॉस कर दिया, माइनस बन गया, इसने H पॉजिटिव गेन कर लिया, ये बेसिक बन गया, है ना. इसने H पॉजिटिव लॉस किया, माइनस चार्ज आ गया, इसने H पॉजिटिव गेन किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. एंड दिस आयन इज नोन एज ज्विटर आयन, a molecule having both cationic and anionic part on the same set. सेम सेट के ऊपर H नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको ज्विटर आयन बोलते हैं. अब ये कहता है कि ज्विटर आयन का जो R ग्रुप है, लेट्स कंसीडर इसके ऊपर नेट माइनस चार्ज है, तो गिनूंगा तो +1 -1 0 -1 नेट चार्ज क्या आया -1. अगर इस R ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेट चार्ज यहाँ कितना आ जाएगा प्लस. सो एक बात कह सकता हूँ कि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसी पाई जाती हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज ज़रूर होता है, और जब उन अमीनो एसिड को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाता है तो वो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं. वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं? वो उस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जिसकी पोलैरिटी इसके चार्ज के अपोजिट होती है. ठीक है. और ये चार्ज ख़त्म कैसे किया जा सकता है? सॉल्यूशन की pH को चेंज करके, और एक पर्टिकुलर ऐसी pH आ जाएगी जिस पे जाने के बाद नेट चार्ज अमीनो एसिड पे 0, नेट माइग्रेशन अमीनो एसिड के इलेक्ट्रोड की तरफ 0. उस pH का नाम रखा जाता है PI, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दैट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट. तो ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया था कहाँ तक का? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तक का. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH वैल्यू एट विच नेट चार्ज ऑन द अमीनो एसिड इज 0 सो दैट इट विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ माइग्रेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड. यानी एक पर्टिकुलर pH वैल्यू होती है जिस पे जाने के बाद अमीनो एसिड का नेट माइग्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ 0 हो जाता है, तो उस वैल्यू को, pH वैल्यू को जनरली बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट.
लास्ट जो पॉइंट है हमारा अमीनो एसिड वाले पोर्शन में, वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जिस तरीके से आपका ग्लूकोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, या फिर डी की बजाय वो एल ग्लूकोज भी हो सकता है। तो मैं सेम टू सेम कहता कि अमीनो एसिड्स का अगर NH2 ग्रुप राइट हैंड पे प्रेजेंट है, अगर इस तरीके का कोई ग्रुपिंग प्रेजेंट है, या फिर मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकता था, मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे भी कर सकता था, ठीक है, आर ग्रुप, क्लियर। तो अगर आपका NH2 ग्रुप राइट हैंड पे प्रेजेंट है, दैट इज डी अमीनो एसिड, दिस अमीनो एसिड इज डी अमीनो एसिड। और अगर आपका ये NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड पे प्रेजेंट है, दैट इज L अमीनो एसिड्स, दिस कंपाउंड इज L अमीनो एसिड। ग्लूकोज में भी सेम था, अगर आपका OH राइट हैंड पे प्रेजेंट है तो डी ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का नीचे से पहला OH अगर लेफ्ट हैंड पे प्रेजेंट है तो L ग्लूकोज होता है। और उसके केस में मैंने बोला था नेचुरली अक्रिंग जो ग्लूकोज होते हैं वो डी ग्लूकोज होते हैं, बट इन द केस ऑफ अमीनो एसिड वी हैव L कॉन्फ़िगरेशन। नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स आर L कॉन्फ़िगरेशन। जो भी अमीनो एसिड आपकी नेचुरली एग्जिस्ट करती है, नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, वो जनरली कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, आपके L फॉर्म में। याद हो जाएगा सबको, हाउ वी डिस्टिंग्विश अबाउट D एंड L। मैं स्मॉल d स्मॉल l की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल D और कैपिटल L की, दैट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कहता है कि D और L डिसाइड होते हैं रिलेटिवली। अगर आपका NH2 ग्रुप राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो आपका अमीनो एसिड कहलाएगा D अमीनो एसिड, और अगर NH2 ग्रुप L साइड को प्रेजेंट है, अमीनो एसिड इज नोन एज L अमीनो एसिड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पेप्टाइड bond. When two or more than two amino acid condensed with each other, when amino acid get condensed with each other, we have first amino acid L amino acid, that is the COOH, और इधर मैंने ले लिया NH2। सेकेंड अमीनो एसिड इज H, R1 की बजाय ग्रुप कर दिया मैंने, R1 की बजाय R2, इधर रख दिया COOH और इधर रख दिया मैंने NH2। देयर आर 2 अल्फा अमीनो एसिड्स। ध्यान से सुनना इस बात को, व्हाट इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ इट इज़ फॉर्म, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेप्टाइड, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अल्फा अमीनो एसिड पोर्शन के अंदर ज्विटराइन, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान से सुनना इस बात को, whenever we have 2 amino acids, one is the alpha amino acid, second alpha amino acid, from here one hydrogen will lose, from here one hydrogen, और यहाँ से आपका OH, क्लियर, क्या रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल, H from the नाइट्रो ग्रुप अमीनो ग्रुप एंड OH from the acid group. After loss of this group we will get H, R1 as it is, इधर वाला NH2 as it is, क्लियर। इस पे क्या बचा CO, तो ये बच गया मेरे पास C डबल बॉन्ड O, इधर क्या बचा NH, C डबल बॉन्ड O, और इधर मेरे पास क्या बचा NH, इधर क्या बचा ऊपर की साइड C और इधर H, और यहाँ नीचे R2, और उस साइड को आपका अमीनो एसिड में एंड पे क्या मिला COOH, क्लियर है। तो ये जो बीच में बॉन्ड बन रहा है आफ्टर लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, व्हेन 2 अमीनो एसिड विल कंडेंस विद ईच अदर विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दे विल फॉर्म ए बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, और दिस C डबल बॉन्ड O NH link is known as peptide bond. This C double bond O NH link is known as, क्या बोला जाता है इसको, पेप्टाइड बॉन्ड। याद हो जाएगा जी, अरे सही है। क्या मीनिंग होता है पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होता है, व्हेन 2 अमीनो एसिड कंडेंस विद ईच अदर विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दे विल फॉर्म ए C डबल बॉन्ड O NH bond between 2 amino acid. They will form a C double bond O NH bond between 2 amino acid, and this C double bond O bond is known as C double bond O NH bond is known as peptide link. This is known as peptide link. Clear? तो देखो
एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड, यहाँ से H और यहाँ से OH जब कंडेंस होंगे, यहाँ से किसका लॉस होगा, वाटर मॉलिक्यूल का, और जब इसका लॉस होगा तो यहाँ फॉर्मेशन होगी CONH बॉन्ड की। दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? किसी भी अगर अमीनो एसिड को कंडेंस किया तो पेप्टाइड बॉन्ड बिना, इसके बेस पे मैं अमीनो एसिड्स को डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। इसी के बेस पे मैं अमीनो एसिड्स को अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। अमीनो एसिड्स को मैं कह सकता हूँ मोनोपेप्टाइड। मोनोपेप्टाइड वो अमीनो एसिड्स होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड्स हैविंग ओनली वन C डबल बॉन्ड ONH ग्रुप आर जनरली नोन एज मोनोपेप्टाइड अमीनो एसिड्स। यानी दो अमीनो एसिड जुड़ेंगी तो मेरे पास कितना बनेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो जिस अमीनो एसिड के अंदर ओनली सिंगल अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दे आर जनरली नोन एज मोनोपेप्टाइड। लाइक दिस, एक अमीनो एसिड मानो ग्लाइसिन है, दूसरी अमीनो एसिड मानो लाइसिन है, दोनों कंबाइन करते हैं, कंडेंस होकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ और एक पेप्टाइड बॉन्ड उसके अंदर फॉर्मेशन हुई, तो इसको बोलते हैं मोनोपेप्टाइड अमीनो एसिड्स। मोनोपेप्टाइड्स, दे आर नोन एज मोनोपेप्टाइड्स। क्लियर है? और जिनके अंदर सेकेंड वन इज द ओलिगोपेप्टाइड। ओलिगोपेप्टाइड्स वो होते हैं हैविंग 2 to 10 number of C double bond ONH groups, C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड या ग्रुप्स, जिसके अंदर आपके 2 से 10 तक के CONH बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उन अमीनो एसिड्स को हम किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड। लाइक डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ये सारे किसके अंडर काउंट होते हैं, ओलिगोपेप्टाइड। जैसे मैं एक डाईपेप्टाइड का एग्जांपल लिखता हूँ, दिस इज़ द N, दिस इज़ R1 ग्रुप, COOH ग्रुप, और यहाँ पे आपका ग्रुप आ गया NH2। सेकेंड अमीनो एसिड है, उसके अंदर ग्रुप आपका R2 हो सकता है, ठीक है, COOH हो सकता है, NH2 हो सकता है। थर्ड अमीनो एसिड ले लिया, R1 के बजाय R3 ले लिया, COH हो गया, NH2 हो गया। यहाँ से OH और यहाँ से एक H, यहाँ से OH, यहाँ से एक H। क्लियर है? दोनों रिलीज हुए, क्या बना, NH2 एज इट इज़। जो बच गया उसको एज इट इज़ लिखते जाओ, R1, यहाँ क्या बचा, CO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH। क्लियर? फिर इसके बाद CH और ये R2, फिर बना C डबल बॉन्ड O, NH और C और ऊपर R, फिर नीचे R3 और इधर COOH। फर्स्ट CONH2 bond, second CONH2 bond. Total number of CONH2 bonds are 2. That's why compound is generally named as, compound may be named as dipeptide. तो मोनोपेप्टाइड हो सकता है, डाईपेप्टाइड हो सकता है, सॉरी उसको ओलिगोपेप्टाइड की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ओलिगो मीन्स कुछ, सम नंबर, फ्यू नंबर्स। तो ये कहता है कि ओलिगोपेप्टाइड्स वो पेप्टाइड्स होते हैं जिसके अंदर 2 to 10 नंबर ऑफ CONH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वन इज पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड, लास्ट वन इज पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड्स, लास्ट वन इज पॉलीपेप्टाइड्स। Polypeptides are generally those peptides having a large number of amino acids having a large number of C double bond ONH groups. They are combining to form one amino acid combines, A1 amino acid combines to form CONH bond. Again A2 amino acid combine to form CONH bond. Again A3 combine to form CONH bond, and this will be continue. This chain will be continue. A polymer is formed. A polymer is formed which have a large number of amino acids. इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हो सकती है, 100 अमीनो एसिड हो सकती है, 200 अमीनो एसिड हो सकती है, 400 अमीनो एसिड हो सकती है। सारे अमीनो एसिड जुड़ते गए, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते गए। अभी मैंने देखा 2 अमीनो एसिड जुड़ते थे, 2 अमीनो एसिड जुड़ते थे, एक पेप्टाइड बनता था। 3 अमीनो एसिड बनते थे, जुड़ते थे, 2 पेप्टाइड बनते। 10 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, 9 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। चेक करके देख लेना, 2 को जोड़ोगे तब 1 बनेगा, 3 को जोड़ोगे 2 पेप्टाइड आएंगे, 4 को जोड़ोगे
3 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो कहता है कि दुनिया भर के अमीनो एसिड जुड़ती जाती और बहुत सारे वहाँ पे क्या बनते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। लेट्स, तो इसी बात को मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंडेंस्ड कितनी, n। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड, कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड हुए, n-1। क्लियर है। अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कंडेंस होंगी उसमें से 1 लेस कर देना, वो आपके पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। जितने अमीनो एसिड कंडेंस होंगे उसका 1 माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा, कितने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुए। ओके, तो ये एक पॉलीमर बनता चला जाएगा। जब आपके पास पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे, दिस गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर ऑफ amino acid. This give rise to the formation of polymer of amino acids. और अगर किसी ने मेरी डेफिनेशन को ध्यान से सुना था, फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ाया था मैंने इस अमीनो एसिड टॉपिक का, उसमें बोला था प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स आर द बायोपॉलीमर्स, दीज आर द पॉलीमर्स हैविंग अमीनो एसिड एज द मोनोमर यूनिट्स। और यहाँ पे मैंने ऊपर ध्यान से देखो तो लिखा है दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। दोनों बात एक जैसी लग रही है कि नहीं भाई। प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन होते क्या हैं, प्रोटीन पॉलीमर होता है, किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड से। और ये पॉलीपेप्टाइड भी क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर। तो कहीं ना कहीं पॉलीपेप्टाइड्स को मैं क्या कह सकता हूँ, प्रोटीन। लेकिन कंडीशन अप्लाई, फिर से सुन लो इस बात को। मैंने बोला था प्रोटीन्स जो होती हैं आपकी, प्रोटीन्स के बारे में मैंने बोला था, प्रोटीन्स आर बायोपॉलीमर्स, दीज आर द बायोपॉलीमर्स। और ऐसे पॉलीमर्स जिनका मोनोमर कौन होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो किससे मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड। तो कहीं ना कहीं जाके पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन एक ही चीज़ है, कहीं ना कहीं मैचिंग ज़रूर है, कोई सिमिलैरिटी इनके बीच में ज़रूर प्रेजेंट होती है। यस, इनमें एक सिमिलैरिटी ज़रूर है। When polypeptides have molecular weight greater than 10,000 atomic mass unit, when molecular weight of polypeptide is greater than 10,000 Daltons or 10,000 atomic mass unit, then when the molecular weight of polypeptide is greater than or equal to 10,000 atomic mass unit, then this polypeptide is named as protein. Proteins and polypeptides में difference पता चल गया सबको, what is the protein, what is the polypeptide. When two amino acids combines, they will rise to formation of the CONH bond. This bond is known as peptide. If any peptide have only one CONH bond, then this peptide or this amino acid is named as monopeptide. If a peptide have 2 to 10 number of CONH group, it is named as oligopeptide. If a peptide have large number of CONH bond, it is named as polypeptide. It is a kind of polymer. क्लियर है। और अगर आपके पास n अमीनो एसिड कंडेंस हुई थी तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे n-1। और अगर इस पेप्टाइड का मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 10,000 यूनिट्स एटॉमिक मास यूनिट चला जाता है, तो इस पेप्टाइड को मैं जनरली किस फॉर्म में काउंट करता हूँ, क्या नाम दे देता हूँ इसको, प्रोटीन। ओके, CONH बॉन्ड के बारे में पता चल गया, पेप्टाइड के बारे में पता चल गया, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है ये भी पता चल गया। सही है जी, तो इसको एक बार चेक कर लो। ओके, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स जनरली बायोपॉलीमर्स होते हैं या पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड जिनका मोलिकुलर वेट ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन यूनिट्स होता है या 10,000 एटॉमिक मास यूनिट्स होता है, उसको जनरली मैं बोलता हूँ प्रोटीन। फिर से देख लीजिए एक बार, आपके पास होता है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स बनाता है आपका पेप्टाइड। पेप्टाइड से बनता है ये ओलिगोपेप्टाइड। बहुत सारे पेप्टाइड्स कंबाइन करते हैं और ओलिगोपेप्टाइड्स कन्वर्ट होता है आपका पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड जो कंबाइन होते हैं उनका मोलिकुलर वेट अगर ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन यूनिट्स आ जाता है, एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है, उनको बोलते हैं प्रोटीन्स। उनको क्या बोला जाता है, प्रोटीन्स। यानी एक अमीनो एसिड, सेकेंड अमीनो एसिड,
थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फोर्थ, और इस तरीके से आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स की कड़ी जुड़ती जाती है। और सभी कड़ी को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, सभी अमीनो एसिड्स को जोड़ने के लिए किस बॉन्ड का यूज किया जाता है? CONH बॉन्ड का। इसको मैं पेप्टाइड बोलता हूँ। सही है बात? क्लियर है ना? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड के बाद प्रोटीन की फॉर्मेशन। सही है जी, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की टाइप क्या होती है, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्रोटीन्स का जो जर्नल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। प्रोटीन्स जनरली दो टाइप्स में काउंट किए जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स, सबको पता है प्रोटीन कैसे मिलके बनते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बोलता है, दे हैव ए फाइबर टाइप स्ट्रक्चर। रेसा होता है, रेसा जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, ये भी एक टाइप की फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल होते हैं। दीज प्रोटीन्स हैव ए फाइबर टाइप स्ट्रक्चर। फाइबर टाइप स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर जनरली फाइबर के टाइप का होता है, लाइक दिस। ये एक रेशा है, इस रेशे की बनावट अगर ध्यान से देखी जाए तो किससे मिलके बने होते हैं ये प्रोटीन मिलके बनते हैं आपके डिफरेंट अमीनो एसिड्स का। एक अमीनो एसिड यूनिट, दूसरी अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फिफ्थ, दिस इज द nth नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करती गई और उनके कॉम्बिनेशन से क्या मिलता गया मुझे? बहुत सारा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड का वेट जब 10,000 डाल्टन से ऊपर गया, 10,000 एटॉमिक मास यूनिट से ऊपर गया, तो वो वहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो गई? प्रोटीन की। अब ये कहता है एक प्रोटीन ऐसी है जिसका नाम मैं फाइब्रस प्रोटीन कहता हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है? फाइबर के जैसा। एक रेसा होता है, रेसा, धागा देखा, धागा, उसके जैसा एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, कैरेटीन। कैरेटीन ये कहाँ पे पाया जाता है? हेयर्स में पाया जाता है ना। इसका फाइबर टाइप स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग चेन्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन अमीनो एसिड्स को मैं जनरली क्या बोलता हूँ? आपका फाइब्रस प्रोटीन। इन प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? फाइब्रस प्रोटीन। दूसरी साइड आता है ग्लोबुलर प्रोटीन। दे हैव ए ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर। दे हैव ए ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ए कैविटी। कैविटी, जिस कैविटी का नाम एक्टिव साइट भी लिखा जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या रखा जाता है? एक्टिव साइट। ध्यान से देखो भाई, इस टाइप का एक ग्लोब टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये प्रोटीन है जैसे हमारी अर्थ का ग्लोब होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैरेटीन्स का, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर एक सेंटर होता है जिसको मैं बोलता हूँ एक्टिव साइट। दे हैव एन एक्टिव साइट। Because of the presence of this active site, they can behave like an enzyme. They can behave like an enzyme because वो अपन रिएक्टेंट को behave like an enzyme, because जो रिएक्टेंट रिएक्ट करने आता है, एंजाइम का पता है ना, एंजाइम किसे कहते हैं? कैटलिस्ट जो होते हैं उनको बायोलॉजी में नाम दिया जाता है एंजाइम। कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को राइज अप करने के लिए जिस कंपाउंड का यूज किया जाता है उस कंपाउंड को कैटलिस्ट बोलते हैं। कंडीशन अप्लाई है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के दौरान ख़त्म नहीं होता, ना रिएक्शन में कंज्यूम होता है वो, ठीक है। एज इट इज जितना डाला है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में उतना ही वापस आ जाएगा। और अगर कोई कैटलिस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन में यूज हो रहा है तो उसका नाम एंजाइम रखा जाता है। एंजाइम एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा कंपाउंड है जो रेट ऑफ रिएक्शन को राइज अप करेगा और खुद की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो रिएक्शन को होने के लिए जगह देता है। भाई आ जाओ यहाँ पे लड़ाई कर लो, करनी है, ठीक है, उसके बाद चले जाना। वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा। काम क्या था? स्पेस प्रोवाइड किया। स्पेस कहाँ होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में ये एक्टिव साइट खाली होती है। इस एक्टिव साइट को वो एज एन एंजाइम एक्ट करने के लिए यूज करता है। सो कंडीशन इज दैट ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैन एक्ट एज एन एंजाइम। दे कैन बिहेव लाइक एन enzyme. They can behave like an enzyme.
वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं? आपके एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं एंजाइम की तरह बिहेव? बिकॉज दे हैव एन एक्टिव साइट और कैविटी। उनके अंदर एक कैविटी होती है, उनके अंदर एक एक्टिव साइट होती है, जिसकी वजह से वो किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं आपके। ओके तो ये कैटलिस्ट आपका भी। हाँ, फाइब्रस प्रोटीन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, दे कैन नॉट एक्ट लाइक ए, दे कैन नॉट बिहेव लाइक एन एंजाइम। वो बिहेव कर नहीं सकते एंजाइम। इसका एग्जांपल कैरेटीन हो गया, फाइब्रस हेयर होगी। एंजाइम जो होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी एनहाइड्रेज, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सारे के सारे आपके प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? प्रोटीन और एंजाइम। तो याद रह जाएगा प्रोटीन और एंजाइम्स का स्ट्रक्चर, है ना। कई बार वो पूछ लेता है ग्लोबुलर प्रोटीन में कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती है। जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर फोल्डिंग होती है और इस फोल्डिंग के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सबसे मेन अट्रैक्शन, मेन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दूसरी जो होती है वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होते हैं, या फिर आपका आयोनिक इंट्रैक्शन होता है। ये टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कि ऐसा क्या था कि एक का स्ट्रक्चर तो ऐसे थ्रेड की तरह बनता चला गया, दूसरे का स्ट्रक्चर ऐसे ग्लोब की तरह घूम रहा, उल्टा सीधा घूमा पड़ा। ऐसा क्यों होता है? कहता है कि जो ग्लोब स्ट्रक्चर बनता है उसके अंदर पार्टिकल्स को फोल्ड करने में फोर्स लगी हुई है। वो फोर्स कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, वो फोर्स आपकी वैन डर वाल फोर्स हो सकती है, या उससे भी स्ट्रॉन्ग आपकी आयोनिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जनरली, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन जनरली दो टाइप का था। ग्लोबुलर प्रोटीन थी और आपकी कौन सी प्रोटीन थी? ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरी प्रोटीन कौन सी थी? फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन टाइप की दो प्रोटीन होती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कितने लेयर का होता है, किस तरीके से मिलके बना होता है। यानी एक कंप्लीट प्रोटीन उठाई और उस कंप्लीट प्रोटीन को उठा करके उसमें देखा कि उसका स्ट्रक्चर कितने तरीक़ों से बना हुआ है, कितने लेयर्ड का स्ट्रक्चर है। जैसे कई बार हम नहीं करते, कोई पार्सल आया, ऑनलाइन सामान मंगाया था, उसको खोलते हैं तो लेयर बाय लेयर ओपन होता चला जाता है। ऐसे ह्यूमन बॉडी होती है। ह्यूमन बॉडी को जब कट करेंगे, फर्स्ट लेयर आएगी, ब्लड आएगा, उसके बाद सेकेंड लेयर आती है जिसमें आपका मांस होता है, ठीक है। उसको कट किया, नीचे क्या निकलेंगी? बोन्स निकलेंगी। तो हर किसी की एक लेयर होती है, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो उसी लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कस करेंगे प्रोटीन का। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ आती है प्राइमरी और 1 डिग्री, प्राइमरी और 1 डिग्री स्ट्रक्चर। सबसे पहली लेयर होती है, सबसे बेसिक पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। पेपर में डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, व्हाट वी डील्स इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, व्हाट इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो कहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड टेल्स अबाउट, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड टेल्स अबाउट द सीक्वेंस in which different amino acids are present, ठीक है। वो सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में आपके अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके जुड़ने के बाद आपका प्रोटीन की तरफ फॉर्मेशन होती है। ये कहता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसका प्राइमरी फॉर्म, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड मुझे ये बताता है कि किसी भी लेयर के अंदर, मान लो मेरे पास 3 अमीनो एसिड है, एक ग्लाइसिन है, एक एलानिन है, एक वैलिन है। मेरे पास 3 अमीनो एसिड है। इन 3 अमीनो एसिड को मैं दुनिया भर के वेज में जोड़ सकता हूँ। लाइक ग्लाइसिन को जोड़ दिया एलानिन से, एलानिन को जोड़ दिया वैलिन से। और क्या हो सकता है? ग्लाइसिन को जोड़ दिया वैलिन से, वैलिन को जोड़ दिया एलानिन से। और चेंज क्या कर सकता हूँ? एलानिन को जोड़ दिया
वैलिन से, वैलिन को जोड़ दिया किससे, ग्लाइसिन से। मीन्स मैं सीक्वेंस को चेंज करता जाता हूँ। ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस, ये पेप्टाइड की सीक्वेंस अलग है, इस पेप्टाइड की सीक्वेंस अलग है, इस पेप्टाइड की सीक्वेंस अलग है। तो ये पेप्टाइड नंबर 1 हो गई, ये पेप्टाइड नंबर 2 हो गई, ये पेप्टाइड नंबर 3 हो गई। इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी और क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ये कह रहा है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले मुझे ये बताता है कि डिफरेंट अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट है वो किस सीक्वेंस में लगी हुई है। पहले नंबर पे कौन सी अमीनो एसिड है, दूसरे नंबर पे कौन सी अमीनो एसिड है, nth नंबर पे कौन सी अमीनो एसिड लगी हुई है। तो यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड टेल्स अबाउट प्रोटीन टेल्स अबाउट द डिफरेंट arrangement of the different amino acids in a protein. It tells about the arrangement. ये किसके बारे में बताता, मेनली arrangement of different amino acid. वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं उनके अरेंजमेंट के बारे में बताता है। और हमेशा याद रखना, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से C डबल बॉन्ड ONH से जुड़ी होती हैं, इस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ये भी किससे जुड़े हैं, C डबल बॉन्ड NH, यानी एक अमीनो एसिड दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ओके, क्लियर कि अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस जिसमें वो एक दूसरे से लिंक है, किससे पता चलता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। ओके, now it also tells about the stereochemistry of the peptide bond. It also tells about stereochemistry of peptide bond. Stereochemistry is nothing. Stereochemistry का मतलब है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। 3 डायमेंशनल स्पेस अरेंजमेंट, 3 डायमेंशन के स्पेस में पार्टिकल्स को कैसे अरेंज किया गया है। CONH बॉन्ड में कार्बन और नाइट्रोजन क्या सेम प्लेन में है, क्या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सेम प्लेन में है, या वो डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो मतलब जो अरेंजमेंट होता है इस 3 डायमेंशनल स्पेस में, अलग अलग पार्टिकल्स को कैसे रखा गया, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है। हो सकता है दोनों सेम प्लेन में रखे गए हों, हो सकता है दोनों डिफरेंट प्लेन में हो, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफरेंट एटम्स का अरेंजमेंट क्या है। समझ में आ रही बात। सबसे पहली चीज़ तो ये बताता है कि अमीनो एसिड कैसे रखी हुई है, पहली कौन सी है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे पे कौन है, nth नंबर पे कौन है। फिर ये बताता है कि किसी भी अमीनो एसिड को एक दूसरे से जब जोड़ा जाता है तो यहाँ बॉन्ड बनता है जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरी चीज़ ये क्या बताता है, ये बताता है पेप्टाइड बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री। लाइक एक अमीनो एसिड है जिसको मैंने लिखा CH, उस पर ग्रुप लगा हुआ है R1, इसके पास लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये होता है NH, फिर इसके बाद CH आ गया, ये ग्रुप हो गया R1 ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है मेरा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे लगा हुआ है NH, फिर इसके बाद CH, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा आपका R2 ग्रुप, R2 ग्रुप आ गया, ठीक है। फिर ये C डबल बॉन्ड O और आगे तक चलता चला गया, ठीक है। इधर मैंने मान लिया आपका N और इधर क्या है, H है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है और NH बॉन्ड है, इसकी अरेंजमेंट क्या है, क्या ये दोनों C डबल बॉन्ड O और NH एक दूसरे से अपोजिट होते हैं या दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो ये कहता है कि ये जो एंगल दिखाई दे रहे हैं, जो ये एंगल एक दूसरे के साथ ये फॉर्म कर रहे हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज साई और दिस एंगल इज नेम्ड एज थीटा, ठीक है। एंगल साई एंड एंगल थीटा इज नेम्ड एज, साई इज नेम्ड एज रामचंद्रन एंगल, नेम्ड एज रामचंद्रन एंगल। दिस एंगल इज नेम्ड एज रामचंद्रन एंगल बिकॉज ये जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है साई, चाहे साई को ये बना लो, ये वाला एंगल है, इसको भी क्या बोलेंगे, साई, रामचंद्रन एंगल। तो यानी ये स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता है कि ये जो CO है वो टर्मिनल ऊपर होता है, NH नीचे होता है। क्यों? क्योंकि ये H और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, इधर ये H और ये ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेंगे, इधर से ये CONH में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये नीचे की साइड NH स्टेबल हो गया, ऊपर की साइड कौन स्टेबल हो गया, OH, C डबल बॉन्ड O। और जो ये एंगल है इनके बीच का, इस एंगल का नाम क्या रखा जाता है, रामचंद्रन एंगल, गिवन बाय ए ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट N रामचंद्रन, ठीक है। क्योंकि ये स्टीरियोकेमिस्ट्री उन्हीं के द्वारा दी गई थी, उन्होंने बताया था कि ये पार्टिकल्स किस तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं।
ओके तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली प्राइमरी स्ट्रक्चर से? प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या है, ये बताता है कि सी डबल बॉन्ड ओ की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये बताता है कि रामचंद्रन एंगल किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक चीज़ और भी बताता है कि आपका जो पेप्टाइड है, जो प्रोटीन है, वो एन टर्मिनल है या सी टर्मिनल है, यानी प्रोटीन जो है, अमीनो एसिड है, वो सी टर्मिनल है या एन टर्मिनल है, उसका टर्मिनल कौन सा है? तो देखो ये कहता है कि सी एच है, R1 है और सी डबल बॉन्ड O और इधर NH है, ठीक है। फिर इसके बाद CH है, यहाँ पे R1 ले लिया, या CO है या NH है, यहाँ CH ले लिया, यहाँ R2 ले लिया, यहाँ COOH है, यहाँ पे एंड पे कौन आ गया? NH2। तो ये कहता है कि इस अमीनो एसिड के इस टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप फ्री होता है? सी डबल बॉन्ड OH, और इस टर्मिनल पे कौन सा ग्रुप फ्री है? NH2। इन्होंने पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रखे, ध्यान से देखो, इन दोनों ने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करी, और पेप्टाइड बॉन्ड नहीं करी